नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर उषा व्यास, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। कल हमने इससे पूर्व के अध्याय में हमने भारतीय संविधान के कुछ विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज जो इसकी कुछ बची हुई विशेषताएं हैं, विशिष्टताएं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इन विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण है विशेषता मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकार सही अर्थों में मानवाधिकारों की स्वतंत्र और व्यापक अभिव्यक्ति हैं। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत बहुत दमनात्मक व्यवस्था थी। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को कोई नागरिक अधिकार नहीं देना चाहती थी। औपनिवेशिक शासन के इन्हीं अनुभवों से यह अनुभव महसूस किया गया कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को संवैधानिक दर्जा देकर इन्हें लिखित रूप प्रदान किया जाए, क्योंकि ये व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। ये ही नागरिक के मानवीय विकास और उसकी स्वतंत्रता की आधारशिला है। इसीलिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लिखित और व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया है। अब हम जो कुछ प्रमुख मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता है। स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों में सर्वोच्च माना जाता है। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मुख्य रूप से सम्मिलित है। इसमें बोलने, लिखने, शांतिपूर्वक सभा करने, संगठन बनाने, भारत के किसी भी भाग में निवास करने और कोई भी आजीविका अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 46वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को भी मूल अधिकार बना दिया गया है। इसमें कहा गया कि राज्य ऐसी विधि बनाकर जिससे कि 6 वर्ष से 16 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। प्रत्येक नागरिक के जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण भी मूल अधिकारों के अंतर्गत प्रदान किया गया है। सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति अथवा निर्वाचन के लिए अवसरों की समानता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक समानता इत्यादि का व्यापक प्रावधान भारतीय संविधान में निहित है। छठा जो महत्वपूर्ण अधिकार है बंदीकरण एवं निरोध के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण मूल अधिकार के अंतर्गत ही रखा गया। इसके अनुसार बिना किसी कारण के किसी भी नागरिक को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बंदी को अपनी प्रतिरक्षा के लिए वकील नियुक्त करने का अधिकार है। उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक बंदी बनाकर नहीं रख सकती बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर ही यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह इसको न्यायालय में चुनौती दे सकता है। इस अधिकार के माध्यम से ही मौलिक अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब हम अगला जो देखते हैं विशेषता संविधान की राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई है और इसी के अनुरूप राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार राज्य का कर्तव्य केवल शांति व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि जनता के सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा और सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना है। इसी उद्देश्य से नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य के लिए अनेक आर्थिक और सामाजिक कर्तव्यों को चिन्हित किया गया है और राज्य से यह आशा की गई है कि वह इनका पालन करे ताकि जनहित और लोकतंत्र की सही मायनों में स्थापना हो सके। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्वों में निहित उद्देश्यों के बारे में यह कहा था कि संविधान की रचना में हमारे 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, राजनीतिक लोकतंत्र का स्वरूप निर्धारित करना और दूसरा, यह निश्चित करना कि हमारा आदर्श आर्थिक लोकतंत्र है। और
इसका भी प्रावधान करना कि प्रत्येक सरकार आर्थिक लोकतंत्र लाने का प्रयास करेगी। इस तरह से नीति निर्देशक तत्व राजनीतिक लोकतंत्र को सही मायनों में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का रूप प्रदान करने के लिए एक तरह से राज्य को निर्देश दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों को लेकिन कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है, ये नैतिक कर्तव्य के रूप में है। न तो इनका कानूनी अधिकार है, न ही कोई कानूनी उपचार है। इस नीति निर्देशक तत्वों के जो संविधान में जो शब्द हैं वो इस तरह से हैं। राज्य को अपनी नीति का इस तरह से संचालन करना चाहिए कि प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो। राज्य अपनी आर्थिक शक्ति की सीमा में प्रयत्न करते हुए लोगों को काम दिलाने का प्रयास करे। शिक्षा, बेकारी, बुढ़ापा, अपंगता आदि अवस्था में उन्हें सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार हो, ऐसा प्रयास करे। इसका सार धारा 38 में पेश किया गया है, जिसके अनुसार राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था प्रभावी तरीके से निर्मित करेगा व रक्षा करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में काम करेगा और इस प्रकार जनता का कल्याण हो सकेगा। कल्याणकारी संविधान। संविधान में निहित मूल अधिकारों व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों ने इस संविधान को जन कल्याणकारी संविधान बनाया है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक एवं संपूर्ण भौतिक दायित्व पूरा करना राज्य का कर्तव्य है। इसी कारण भारतीय संविधान जो है उसका स्वरूप एक जन कल्याणकारी संविधान का स्वरूप है। इसकी अगली विशेषता है इकहरी नागरिकता। प्रायः संघात्मक संविधानों में दोहरी नागरिकता होती है। इसमें एक संघ की नागरिकता, दूसरी प्रांतीय नागरिकता। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वहाँ के प्रत्येक नागरिक को एक नागरिकता संयुक्त राज्य की संघ की और दूसरी उस प्रांत की नागरिकता जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है। दोनों नागरिकताओं के पृथक पृथक अधिकार और कर्तव्य हैं, किंतु भारतीय संविधान में केवल इकहरी नागरिकता का प्रावधान, और वो इकहरी नागरिकता है संघीय नागरिकता। भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का ही नागरिक है, राज्य विशेष का जैसे राजस्थान या केरल का नागरिक नहीं है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक नागरिक को नागरिकता के समान अधिकार प्राप्त है। इकहरी नागरिकता का सिद्धांत राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से शामिल किया गया था, क्योंकि भारत में अनेक सांस्कृतिक परंपराएं, सामाजिक भौगोलिक विभिन्नताओं के अंदर एकता स्थापित करना एक चुनौती रही है और इस चुनौती का सामना करने में इकहरी नागरिकता का प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। काफी अगली विशेषता है कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण। भारत का संविधान जितना लचीला है उतना ही कठोर भी। लचीलापन हम इसको इस आधार पर कह सकते हैं, इसमें अब तक के जो संशोधन हुए हैं उनके आधार पर, और कठोर इस मायने में कि भारतीय संविधान की जो मूल भावना है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसको लचीला इसलिए बनाया गया है कि संविधान जो है देश की जनता के लिए है और जनता की जो आवश्यकताएं हैं वो समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं, इसीलिए इसमें परिवर्तनशीलता का प्रावधान करना आवश्यक था। पंडित नेहरू ने इस संबंध में कहा था, यदि आप किसी भी चीज़ को अपरिवर्तनशील बना देते हैं तो आप राष्ट्र की प्रगति को रोक देते हैं, और आप एक जीवित और ऐसी किसी भी स्थिति में हम इस संविधान को इतना अपरिवर्तनशील नहीं बना सकते थे कि इसमें कोई परिवर्तन संभव ना हो सके। इस तरह से भारतीय संविधान में मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया था। इसमें ना तो इंग्लैंड के संविधान जैसा लचीलापन है और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरह कठोरता। इसका प्रमाण यह है कि भारतीय संविधान में 60 वर्षों में 92 संशोधन हो चुके हैं,
जबकि अमेरिका के संविधान में 200 वर्षों में केवल 26 संशोधन हुए हैं। कुछ मामलों में संशोधन प्रक्रिया बहुत आसान है, जबकि कुछ में बहुत कठिन है। संशोधन की प्रक्रिया संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। इसके अनुसार यदि संसद के प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से कोई संविधान संशोधन पारित होता है तो ही वह संविधान संशोधन हो सकेगा, किंतु केंद्र और राज्यों के अधिकार विभाजन का मामला हो तो तब तक संशोधन नहीं किया सकता जब तक कि कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाएं और विधानमंडल बहुमत से इसका समर्थन नहीं कर सके। अब हम देखते हैं इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता, वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत के संविधान के अंतर्गत स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। संपूर्ण देश में एक ही न्यायिक व्यवस्था है। प्रायः संघात्मक जो संविधान है उसमें दोहरी न्याय व्यवस्था होती है, अर्थात संघ की अलग और राज्यों की अलग व्यवस्था, किंतु भारतीय संविधान में संपूर्ण देश के लिए एक ही न्याय व्यवस्था का प्रावधान है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। न्यायपालिका के कार्य में कार्यपालिका कोई दखल नहीं दे सकती, जबकि कार्यपालिका के कार्य को न्यायालय असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दे सकता है। न्यायपालिका का गठन एक पिरामिड स्वरूप में है और संघीय स्वरूप के अनुसार किया गया है। इसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है। इसके नीचे प्रत्येक राज्य, प्रांत और केंद्र प्रशासित प्रदेश के उच्च न्यायालय हैं और उनके नीचे जिलों के जिला एवं सत्र न्यायालय हैं और इनके भी नीचे अधीनस्थ छोटी अदालतें हैं। जो भारत का उच्चतम न्यायालय है वो संविधान का संरक्षक है। क्योंकि संविधान भारत का मूल कानून है, अतः इसकी रक्षा करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। भारतीय संविधान का जो कानून है उसकी व्याख्या करना भी उच्चतम न्यायालय का ही कार्य है। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का निपटारा करना, राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाई गई विधियों को असंवैधानिक घोषित करना यदि वो भारतीय संविधान के विपरीत हों, ये सब उच्चतम न्यायालय के कुछ मूल कार्य हैं। लेकिन कानून बनाने का अधिकार न्यायालय को नहीं है, यह कार्य केवल संसद को है। राज्य विधानसभाएं संविधान के अनुकूल स्थानीय कानूनों की रचना व संशोधन कर सकती हैं। सबसे बड़ी विशेषता यही है कि भारतीय न्यायपालिका को अपने कार्यों के संपादन में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। इसी का परिणाम है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना हुई है। यह केवल संविधान की ही रक्षा नहीं करती बल्कि आम नागरिक को भी सभी प्रकार के दबाव और अपराधों के विरुद्ध न्याय प्रदान करती है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। संविधान में नागरिकों को जो प्रदत्त मूल अधिकार हैं वो इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इनकी रक्षा का उचित प्रबंध न्यायपालिका के माध्यम से किया गया है। और यदि हम वास्तव में देखें तो स्वतंत्र न्यायपालिका ही हमारे प्रजातंत्र की आत्मा है, ताकि वो निष्पक्षतापूर्वक न्याय जनता को दे सके। अब हम इसके एक और महत्वपूर्ण और आखिरी विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं, वह है नागरिकों के मूल कर्तव्य। नागरिकों के मूल अधिकारों को तो संविधान में भारी प्रमुखता दी गई है। संविधान के प्रारंभ में ही मौलिक अधिकारों का व्यापक प्रावधान किया गया था, परंतु संविधान निर्माण के समय से ही इस बात पर चर्चा हुई कि प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार तो प्रदान कर दिए गए हैं, किंतु राज्य, राष्ट्र व समाज के प्रति जो उसका कर्तव्य है उसका निर्धारण नहीं किया गया। कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों का एक पक्ष उपयोग नहीं कर सकता, बदले में समाज और राज्य के लिए भी कुछ करना उसका कर्तव्य है। तो इस बात की व्यवस्था जो है मूल संविधान में नहीं की गई थी। मूल संविधान में ऐसा नहीं है कि नागरिकों के कर्तव्यों की बात नहीं की गई थी, क्योंकि भारत का नागरिक होने के लिए जो पात्रता रखी गई थी उसमें उसके राष्ट्रीय कर्तव्य सम्मिलित थे।
किंतु पृथक से नागरिकों के मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं किया गया था। पृथक से नागरिकों के मूल कर्तव्यों का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। इसमें 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे, जिसमें कुछ प्रमुख जो मूल कर्तव्य हैं उनकी मैं आपसे चर्चा करती हूँ। जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान का आदर करना, स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों का पालन करना, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, सेना में आवश्यकता पड़ने पर सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करना, पर्यावरण, भारतीय संस्कृति, इन सब की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, साथ ही 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता, पालनहार एवं संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस तरह भारतीय संविधान की ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिन पर मैंने आपसे चर्चा की है। भारत के संविधान में संविधान को और अधिक जन कल्याणकारी बनाने के लिए संविधान के लागू होने से लेकर अब तक 90 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो था 42वां संशोधन था, जो कि आपातकाल में पास किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में, कार्यपालिका, विधानमंडल, न्यायपालिका, केंद्र और राज्य संबंध, आपात उपबंधों, इन सब में ही कुछ न कुछ परिवर्तन किया गया था। इस तरह से संविधान संशोधन के द्वारा संविधान को और अधिक जन कल्याणकारी बनाने का प्रयास किया गया। धन्यवाद छात्रों। अब आगामी अध्याय में हम जो है कृषि सुधारों की चर्चा करेंगे, जो कि स्वतंत्रता के बाद लागू हुए थे। धन्यवाद।